हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। एनसीईआरटी के हल हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें हम अतिरिक्त अभ्यास पहले के सवाल अपने कर चुके हैं। ठीक, अतिरिक्त अभ्यास से पहले के प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम आएंगे अब अतिरिक्त अभ्यास का क्वेश्चन नंबर है, ये 16 नंबर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। 5, 16। देखिए, इसमें कुछ हिस्से हैं, ए बी सी डी इस तरीके से बने हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे एक एक को पढ़ना है और समझना है इन चीज़ों को। ए बी सी डी ई एफ जो है, हाँ शाबाश, ठीक है। ए में क्या लिखा है? ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है। यानी ठंडा करने पर, तापमान गिरने पर अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ, देखो यहाँ बात आ रही है अनुचुंबकीय पदार्थ। ओके, अब ये जो है ठीक है, चलेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तापमान के साथ घटता है। ये अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है। अनुचुंबकीय पदार्थ में या लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रति चुंबकीय पदार्थ पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। अब मान लीजिए तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। देखिए, तापमान अगर बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है कि वह प्रवृत्ति जो बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर सकती है वो कम हो जाती है। मतलब तापमान बढ़ाने पे वो प्रवृत्ति बढ़ जाती है और कम करने पे कम हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं घूम रहे हैं, अगर हम उनका तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से उनकी अलग अलग दिशाओं में गति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि चुंबकन का विरोध होने लगता है। तापमान बढ़ाने पर ये होता है, क्योंकि चुंबकन होने का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया गया है उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाकर उसे और बढ़ा लें थोड़ा सा। अब इसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस रास्ते पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सपोज चुंबकीय क्षेत्र लगाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ने इस तरीके से घूमना शुरू कर दिया, सिंपल सी बात है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है हम देख रहे हैं कि ऐसे मान लीजिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन की गति को, तो धारा ऐसे हो जाएगी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ से होगा। ये इलेक्ट्रॉन ने बनाया है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र ये है बी बाह्य, ये बाह्य वाला है। तो देखो दोनों जुड़ गए हैं, ठीक। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वैसे ही घूमने लगते हैं जैसे बाहर से कोई चुंबक क्षेत्र आपने लगाया, उसके साथ वो तालमेल बिठा लेते हैं और वो उसके साथ कुछ वैल्यू बढ़ा लेते हैं अपनी थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, सामान्य तापमानों पर कोई ज़्यादा नहीं होती इसकी वैल्यू। हम मान लीजिए तापमान कम करते हैं, तो तापमान कम करने से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने घूमकर बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है, इसको प्रभावित करने वाले अन्य इलेक्ट्रॉन जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन
उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। एक बात तो हो गई ये। एक दूसरी, इसका इलेक्ट्रॉन का, किसी भी विशेष इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल मिलाना, यानी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनाना, इसकी संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यादृच्छिक जो बोलते हैं, यादृच्छिक दिशाओं में इसकी गति कम हो जाती है। तापमान बढ़ेगा तो ये अपनी मर्जी से इधर उधर भागेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या ऐसे घूमे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बना सके, इसकी संभावना कम हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या होगा कि तापमान कम होगा तो इसके पास गतिज ऊर्जा कम होगी, यह आसानी से बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल मिलाएगा और ऐसे घूमेगा कि चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक, यानी अनुचुंबकीय पदार्थों में ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये मान के चलिए कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है। ठीक, तो ये बात सरल समझ में आ गई कि तापमान कम करने पर, ठीक, विभिन्न दिशाओं में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाने के कारण, तापमान कम होने से इलेक्ट्रॉन की विभिन्न दिशाओं में गतिज ऊर्जा कम होने के कारण, ठीक, इलेक्ट्रॉन का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल मिलाना या उस मिलाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि चुंबकन बढ़ जाता है। चुंबकन का मतलब कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र ये और बढ़ा सकता है। चुंबकन का सीधा मतलब होता है कि जितना लगा रखा है वो तो है ही, और कितना बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें चुंबकन पे आती हैं। हालांकि चुंबकन की परिभाषा हमने दे रखी है इस अध्याय में, ये चीज़ चुंबकन पे आती है। तो बात सीधी हो गई, तापमान घटाने पर विभिन्न दिशाओं में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण चुंबकन बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गई सीधी बात। ये बात हुई अनुचुंबकीय पदार्थ की, और ये हो गया ए का उत्तर। चलिए अब तलाश करते हैं बी का उत्तर। प्रश्न नंबर बी को पढ़ते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं। अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता, क्यों? यदि एक टॉरॉइड, ये तो सी है, प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं होता, यानी जो बी पार्ट है, देखिए ये हो गया। अब इस पर लेते हैं जो बी पार्ट है, प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व मतलब डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बड़े आराम से करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, कारण क्या है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं, ताप का प्रभाव नहीं। ठीक, यहाँ लिखा है क्यों, हमें कारण बताना है कि ताप का प्रभाव क्यों नहीं है। ओके, ठीक, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का ये विरोध करता है। यानी इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित है, देखिए ऐसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस दिशा में, ठीक, तो दूसरा इसका उल्टा भी घूम रहा होगा, ऐसे विपरीत दिशा में मान ले से ऐसे, यूँ। तो इन दोनों की स्पिन, चक्कर घूमने की दिशा विपरीत होने के कारण इनका जो तालमेल है, जो जोड़ है, इन्होंने जो अपना एक, जिसे आप कहते हैं कि संतुलन, जिसे हम कहते हैं कि संतुलन बना रखा है, हम उसको बाहर के चुंबकीय क्षेत्र लगाकर उसको प्रभावित करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने बाहर से ये चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ये बी लगा दिया बाह्य, ठीक, तो बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने हर हाल में विरोध करना है। ये विरोध ही करेंगे उसका, तापमान चाहे कुछ भी हो, ये विरोध ही करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति या इनका घूमने का तरीका ऐसा है कि जो अपने ऑर्बिट में या अपने स्पिन में या अपने घूमने की दिशाओं में दोनों सेट हैं,
और इनका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र या अपना एक चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर बना हुआ है पहले से। अगर पहले से मान लीजिए इनका चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है तो क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही लगता है ये उसका विरोध करते हैं, तो ये अपना एक बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन युग्म का चुंबकीय क्षेत्र है। विपरीत हो गया, देखिए विपरीत हो गया तो इसे कमी करना है, इसको ये विरोध ही करेगा। अब मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो जाने से या तापमान कम हो जाने से इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में गति या वो त्रिज्या, हम मोटा मोटा मान लें कि त्रिज्या पर घूम रहे हैं किसी पे, ठीक, क्योंकि हम मान सकते हैं कि भाई बोर के जो नियम है, बोर का जो नियम है वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उस चीज़ को भी सोच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा की त्रिज्या है या तो वो घटे बढ़ेगी, जैसे कि मैंने कहा पहले यहाँ घूम रहा था, तापमान बढ़ा दिया, थोड़ी बड़ी त्रिज्या पे घूमने लगा, दोनों की बढ़ेगी, ठीक। तो कुल मिला के ये विपरीत चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए तापमान का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से युग्मित होते हैं और उनके वह अपने युग्म के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित कर देते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तापमान कुछ भी हो वो विरोध ही करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन का युग्म तोड़ दिया जाए, अगर इन इलेक्ट्रॉन का युग्म तोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा फिर अनुचुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह ये व्यवहार करेगा। लेकिन वो तब होगा जब इसका युग्म तोड़ दिया जाए, तो ऐसा जनरली होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का युग्म ऐसे तापमान बढ़ाने से, चुंबकीय क्षेत्र रखने से सामान्यतः ऐसे टूटा नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का युग्म केमिकल बॉन्ड में टूटता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में टूटता है, ऐसे नहीं टूटता। तो बात सीधी हो गई और कारण भी समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है जिसके कारण वह एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बनाकर उसके प्रभाव को कम करते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण तापमान का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक। ये बात है सीधी, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया मामला, ये भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला मामला क्या है। देखिए ये जो प्रश्न हैं जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक। अपना नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, आप लिख ही रहे होंगे भाई कारण क्या है, ठीक। और बात समझने की है, उत्तर तो पीछे बुक में भी है, उत्तर को पीछे देख के जांच करके उसे अपनी भाषा में लिख के भी लिखा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बात समझने की है, या फिर जो मैंने कहा उसको लिख लेंगे एक लाइन में, नोट बन जाएगा, वो भी कोई बात है कि समझ में आ जाए। और दूसरी बात है कि इस तरह का प्रश्न मैंने देखा है कि इस तरह का प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, मेडिकल नीट वीट की परीक्षाओं में, और बोर्ड में एक नंबर में। बोर्ड में कुछ मुश्किल सवाल माने जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं 1 नंबर वाले जो सवाल होते हैं ये मुश्किल होते हैं, ये नहीं होते, तो भाई यही होते हैं वो। बोर्ड में 5 नंबर के सवाल ऐसे होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं। आजकल रूटीन है, अब तो हर साल थोड़ा बहुत बदलता है, 5 आ जाएंगे, कभी 6 आ जाएंगे, कभी 8 भी आ जाते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो मुश्किल माने जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हम इन एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के अंदर जो इस तरह के सवाल हैं जो कथन पर आधारित सवाल हैं हम उनको नहीं करते, इसलिए होती है समस्या। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बड़े आराम से। सी वाला, सी में क्या कह रहा है, यदि टॉरॉयड में बिस्मिथ का क्रोड लगाया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में कम होगा या बढ़ेगा। देखिए कम होगा। बिस्मथ जो है, हम कहते हैं बिस्मथ, BI जो है, यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, ठीक, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बात यह आई कि हम ये कैसे
निर्धारित करेंगे कि भाई कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे मैंने अभी बताया, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर थोड़ा सा अभ्यास करें तो पता चल जाता है कौन प्रतिचुंबकीय है कौन अनुचुंबकीय है। अब जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन ले लूँ, ऐसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का अणु है ना, अणु लेना है तो ये मैंने एक्चुअली लगा दिया इस पर, ये दूसरी चीज़ है, ड्यूट्रॉन बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन का अणु ले लिया मान लीजिए मैंने, तो हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है क्योंकि बॉन्ड बने हुए हैं, रासायनिक बंध इसमें बने हुए हैं, युग्म बन चुका है। तो ये कैसा है, ये है प्रतिचुंबकीय है। अब मान लीजिए मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, इसका एक आयन बना लूँ, हाइड्रोजन गैस के अणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, इसे आयनाइज कर दूँ, इसका एक आयन बना दूँ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अनुचुंबकीय। ये लो, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इस छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, बहुत आसान सा उदाहरण है ये, इससे ये बात समझ में आ जाती है भाई कोई प्रतिचुंबकीय क्यों होगा और कोई अनुचुंबकीय क्यों होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये पता लग जाता है कौन प्रतिचुंबकीय है कौन। तो बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के युग्म है, उसका जो डी ऑर्बिटल है या उसका एस ऑर्बिटल है, सब रसायन विज्ञान में पढ़ते होंगे आप, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, ठीक। तो ये बी पार्ट भी हो गया, ये बात भी सरल हुई। सी पार्ट हो चुका। अब लेते हैं अगला भाग। अगला भाग कौन सा है, डी पार्ट। क्या किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबक के क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हाँ, तो उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा या ज़्यादा। चुंबकशीलता जो होती है, किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता बाहर से लगाए गए माध्यम पर निर्भर नहीं करती, ठीक। तो क्या लिखेंगे, चुंबकशीलता पदार्थ का गुण है। अतः यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि चुंबकशीलता पदार्थ का गुण है, यह बाहर से लगाए गए चुंबक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। दूसरी बात यह है, ये कहा कि बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र है तो बहुत अधिक चुंबकशीलता होगी, ये स्वाभाविक है। ये कह रहा है उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कम होगा या अधिक होगा, कम होने का तो सवाल ही नहीं है, इसका मान अधिक ही होता है। इसका मान कम कैसे होगा, अधिक ही होता है। लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अधिक होती है, तो क्या लिख देंगे, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जिसे तुम कहते हो म्यू, क्या बताते हो उसको, प्रतीक क्या है इसका, म्यू, अधिक होती है। अब तुम भी ये जानना चाहोगे कि ये लगभग कितनी होती है, तो म्यू का मान 800 गुना होता है लगभग म्यू नॉट के मान से, ठीक, पक्का।
कितने गुना हो जाती है? वायु में या निर्वात में जो चुंबकशीलता होती है वायु की या निर्वात की, अगर वहाँ लोह चुंबकीय पदार्थ लगा दूँ, लोहा रख दूँ वहाँ पे मैं, तो ये लगभग 800 गुना है। यानी ये जानकारी है लगभग। और ये एनसीईआरटी के एक उदाहरण में है ना, हमने देखा भी था, एनसीईआरटी के एक उदाहरण में हमने देखा भी था। लेकिन बात क्या है सर जी, हम भूल जाते हैं। सर हमें भूल गया था मैं, सर मुझे याद नहीं था। एनसीईआरटी का एक उदाहरण है, उसमें मैंने इसको निकाल के बताया था, लोहे के लिए लगभग 800 के आसपास होती है ये। ठीक, तो ये भी पता लग गया कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता लगभग 800 के आसपास होती है। ये बहुत अधिक होती है। अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाओ या कम चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लिख दिया हमने कि चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा डी। अब मैं इसको, तुमने नोट कर लिया होगा, इसको, इस उत्तर को नोट करके लिखें, याद करें, बोर्ड एग्जाम में आते हैं सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए बना लिया नोट्स, आगे चलते हैं। अब ये भी हो गया। अब लेते हैं ई पार्ट, है ना। अब ई पार्ट को पकड़ लेते, देखो ई पार्ट में क्या है। ये बड़े सवाल है और इनको समझना पड़ेगा। किसी लोह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। यह तथ्य उन स्थिर वैद्युत रेखाओं के सदस्य है जो चालक की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती हैं। तो चालक, आवेश, दो बातें हैं। अगर मान लीजिए कोई चालक बना देता हूँ, ठीक, और इसमें कोई आवेश कर देता हूँ, मान लीजिए पॉजिटिव, तो इसकी सतह में यह आवेश रहेगा, इसकी सतह में यह आवेश रहेगा। ये स्थिर वैद्युतिकी का एक मूल नियम है, ध्यान रहे, फंडामेंटल है। नियम कह दें इसको, रूल कह दें इसको, जो भी कह दें, कि चुंबक विद्युत क्षेत्र जो है सतह के लंबवत होता है। देखो ऐसे हर जगह ऐसा ही होगा, लंबवत होगा। ठीक, बिल्कुल इसी की तरह अगर एक चुंबक बना दूं, तो चुंबक में भी पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी। अब ये चीज़ कैसे होगी, देखो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए, हम देख लें मामले को। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मान लीजिए एक छड़ चुंबक है, इसकी आकृति मैंने ऐसी बना दी। तो चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं यहाँ से निकलेंगी तो लंबवत निकलेंगी, देखो ऐसे। इसमें आएंगी, साउथ में आती हैं घूम के, है ना, ऐसे, ऐसा हो गया, देखो ये हो रहा है। ठीक, इसमें से निकल के जाएंगी, इसमें आएंगी। चुंबक का प्रतीक बनाने में हमेशा ध्यान रखें, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मजबूत बात है। ठीक, क्या कि जितनी लाइनें नॉर्थ से निकालें उतनी लाइनें साउथ में आते हुए दिखाएं। देखिए जी, मैंने नॉर्थ से मैंने 3 लाइनें निकाली हैं, तो साउथ में मैंने 3 लाइनें डाल दी हैं। गिनती नहीं करते, नॉर्थ से लाइन निकाल देते हैं 2 4 5 करके और बना दी, चुंबक बन गई। गलत होता है वो चित्र, चुंबक का वह चित्र गलत होता है। और अगर एग्जामिनर परीक्षा में जांच कर रहा है और वो उस बात को समझ रहा है तो नंबर आपका कटेगा उस पर। इसलिए ध्यान रहे, चुंबक का चित्र नियमानुसार होना चाहिए। मान लीजिए ये छड़ चुंबक है, इसमें जितनी लाइनें उत्तर से निकलेंगी उतनी लाइनें दक्षिण में घुसेंगी। ये गिनती बराबर रखें। 3 लाइनें बना दी मैंने, देखो तुम 3 बना लेना, क्या दिक्कत है इसमें, कि 3 लाइनें बना रखी है मैंने। ठीक, इन लाइनों को अंदर जो है ऐसे मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि लाइनें साफ साफ दिख जाए, ऐसे। ठीक, ये हो गया। अब इन लाइनों को पूरा करेंगे चुंबक के बाहर, तो वो आपकी मर्जी पर है, जैसे चाहे इनको पूरा कर सकते हैं चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर लाइनों को पूरा करें, अच्छा डायग्राम बना के दिखाएं, ऐसे बना दें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ ये है कि
ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लंबवत क्यों है, जैसा कि विद्युत क्षेत्र में भी होता है, सतह के लंबवत क्यों है। देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने से बना है, इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने से बना है। वह इलेक्ट्रॉन जो युग्म में आए, जो इकट्ठे हुए, उसे कहते हैं डोमेन। क्या नाम है उसका? डोमेन। यानी जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं, या वह पहले से चुंबक है, पृथ्वी से निकाली गई चुंबक है, तो उसमें डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब एक ही जगह पर, जैसे मैं डोमेन की परिभाषा दूं तो एक ही जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे होते हैं, जिससे वह एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बना के रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सतह के पास इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का तल, इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का जो तल है, डोमेन का तल मतलब वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, डोमेन का तल, इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं, मान लीजिए इस रास्ते, इस तल में घूम रहे हैं, तो यह तल इस तल के समांतर होता है। कैसे, फिर समझा देता हूँ इस चीज़ को। इसको मैं एक चित्र बना के तुम्हें समझाऊंगा और ये बड़े आसानी से तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा कि यार ये चीज़ क्यों होती है। देखो, मान लीजिए ये है, क्योंकि यहाँ कोई जल्दी नहीं है, यहाँ कुछ करके अपने को जाना, भागना नहीं, अपने को निपटाना है काम। अब मान लीजिए यहाँ देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की रेखा निकल रही है, ये हो गया बी, और ये तल है। तो इस तल में यहाँ पर अगर मैं देखूँ, बिल्कुल इस तल के अंदर जाके देखूँ, यहाँ पर देखूँ इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉनों के घूमने का तल इस तल के समांतर होगा। यानी जिस वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वह वृत्त, उस वृत्त का तल इस सरफेस के समांतर होगा। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वृत्त इलेक्ट्रॉनों डोमेन में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो इसके लंबवत होगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, Ni है, तो तल के लंबवत होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जगह नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि जगह नहीं है। अब मान लीजिए ये किसी पदार्थ की बाउंड्री है, इसमें इधर तो चुंबकीय पदार्थ है, इसको समझना है, ये बहुत जो है गहरी बात है ये। मान लीजिए ये इधर चुंबकीय पदार्थ है, इधर लिख दिया मैंने चुंबकीय पदार्थ, और ये इधर खाली जगह है, ये जगह खाली है, खाली जगह है या हवा है या कोई और माध्यम है। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस दिशा में नहीं घूम सकते क्योंकि जगह नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे आके कन्फाइन है। कन्फाइन का मतलब मजबूर हो गया है। इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे आके मजबूर हो गया है और उसने एक तल बिल्कुल इस तरीके से बना लिया है, वह तल जो इसके समांतर है, वृत्ताकार तल, उस पर घूम रहा है और चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ कर दिया गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के डोमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण सतह के लंबवत हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की जो वृत्ताकार गति है डोमेन के अंदर, वह उस तल के समांतर तल में होती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत निकलता है। तो हम जानते हैं भाई, करंट ऐसे घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत निकलेगा। ठीक, अब मान लीजिए थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ घुमा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान लो ऐसे, तो धारा घूमेगी ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर को आ गया। अब ये कहानी इस बोर्ड के अंदर हो रही है, बिल्कुल सरफेस के पास।
इस बोर्ड के अंदर सरफेस के पास ये कहानी हो रही है, इसी बोर्ड में ऐसा हो रहा है। अब जैसे ही बोर्ड से बाहर आएंगे बोर्ड खत्म हो जाएगा। भाई बोर्ड से बाहर आएंगे तो हवा आ गई, तो वह इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के अंदर हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि जगह नहीं है बाहर घूमने की, वो सरफेस के समानांतर वृत्त पर घूमना शुरू कर देंगे, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर होती है ये घटना, सरफेस के पास ये घटना होती है, यानी चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबकीय क्षेत्र सतह के लंबवत ही होता है। ठीक, क्योंकि आप समझ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग पर चलना, वह वृत्त का तल समांतर होता है। ठीक, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि आगे जगह नहीं है। देखो कितनी बार मैंने इस बात को तुम्हें पक्का कर दिया। ठीक, और इसमें आप समझ गए कि क्यों होता है ऐसा, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत क्यों होता है। ठीक, मामला है डोमेन का, इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप बने हुए हैं, ये उनका मैटर है। वह इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं एक समानांतर तल में, सरफेस के समानांतर तल में वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं अपने डोमेन में, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत हो जाता है। इसे लिख दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एप वाला पार्ट। एप में क्या कह रहा है, क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभाव्य चुंबकन लोह चुंबक के चुंबकन के परिमाण की कोटि का होगा। तो ये होगा अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्रों में ऐसा हो जाता है। अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र कर देंगे तो ये हो जाएगा, और किसी ना किसी तापमान पर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ताप कम करते जाते हैं तो चुंबकन बढ़ता जाता है। ठीक, तो अनुचुंबकीय में तापमान कम करेंगे और अत्यधिक, जो कि संभव नहीं है, अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्रों में ऐसा हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि इतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाना संभव तो नहीं है, लेकिन अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो ऐसा हो जाता है। और ये भी बात सही है कि अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक ताप तक गर्म कर दें तो वो अनुचुंबकीय में बदल जाता है, जिसे कहते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है, यानी तापमान बढ़ाने पर चुंबकन घटता है। ठीक, तो संतृप्त अवस्था में यानी ऐसा तापमान बना लिया जाए, ठीक, जो कि अधिकतम चुंबकन दे अनुचुंबकीय में, और अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, तो कह रहा दोनों एक जैसा व्यवहार कर देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। ठीक, तो लगभग
आधे घंटे में ये सवाल हमने किया है 30 मिनट में। उसकी वजह ये रही कि इसमें इतने सारे भाग थे और कंसेप्चुअल, समझदारी पर आधारित था, कथन पर आधारित था। ठीक, तो इसलिए, और आराम से आप समझें, इन चीज़ों को पढ़ लें, समझ लें गुणों को, और याद हो जाए आपके, इसलिए मैंने इसको बड़े आराम से लिया है। और ध्यान रहे, अतिरिक्त अभ्यास के जो NCERT के हल हैं, और देखिए जल्दी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता, जल्दी तो आप लोगों को पता है हम करते नहीं, आराम से चलते रहता है मामला, ताकि समझ में आए। चलिए, ये हो गया 16 नंबर। अब लेते हैं 17 नंबर का सवाल। ये भी कुछ ऐसा ही है। पाँच 17, इसमें भी ABCD हैं, ABCDE, बस इसमें E तक है, इसमें E तक है मामला। ये देखो ऐसे, ऐसे। ओके, पकड़ते हैं ए वाला पार्ट। ए में क्या कहता है देखते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन वक्र की अनुक्रमणीयता लोह चुंबक के चुंबकन के नहीं, लोह चुंबक डोमेनों के आधार पर, ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने दोबारा पढ़ते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन वक्र की अनुत्क्रमणीयता डोमेनों के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए। अब चुंबकन वक्र जो होता है, इसे कहते हैं शैथिल्य, शैथिल्य वक्र बोलते हैं इसको। ठीक, शैथिल्य बोल देते हैं इसको, है ना, शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य बोल देते हैं इसको, चुंबकीय शैथिल्य। ये कुछ इस तरीके का होता है, देखो ऐसा होता है ये। ठीक, यहाँ होता है H, यानी जो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया प्रणालिका में, जो धारा दे रहे हो, प्रणालिका में धारा देके एक लोहे को प्रणालिका के अंदर रख देते हैं, मान लीजिए, है ना, लोहे का क्रोड प्रणालिका के अंदर रख देते हैं, तो उसमें जो धारा प्रवाहित करते हैं उसमें ये होती है, चीज़ होती है NI। I क्या है, ये I यहाँ पे क्या है, धारा। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है चुंबकन, यानी कितना चुंबक बन गया। ठीक, ये होता है। यहाँ से शुरू करते हैं, तो चुंबकन की अनुत्क्रमणीयता डोमेनों के आधार पर बताइए। तो लिखते हैं O A B C D E F। अब बात करते हैं O से A तक। बाहर से चुंबक के क्षेत्र लगाया जा रहा है, देखो धारा बढ़ाई जा रही है, यहाँ तक धारा बढ़ाई गई। देखो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को मिला के देखें तो कुछ धारा का मान बना कि नहीं बना, धारा बनाई गई। तो प्रणालिका में धारा बढ़ा देने के कारण उसमें एक चुंबक के क्षेत्र पैदा हो गया। ये हो गया, देखो ये हो गया, इतना चुंबकन हो गया, देखो ये रहा, ये B है, ये चुंबकन है। ये B चुंबक का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बिंदु का नाम है B, याद रहे। तो चुंबकन पैदा होगा यहाँ तक आते आते। अब यहाँ पर क्या है कि डोमेन पूर्णतया बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, B पे नहीं, A पे, देखो B गलत लिख दूंगा मैं, B को ना A पे, A की बात हो रही है। O से A तक डोमेन A, ये देखो डोमेन बन गए। A पे जाते जाते डोमेन बन गए, चुंबकन हो चुका। अब A से B तक धारा शून्य हुई है। धारा जो है पहले बढ़ा रखी थी हमने यहाँ, अब कम कर दी। ठीक, A से B तक डोमेन को मैं हिंदी में लिखता हूँ ना, अंग्रेजी में नहीं लिखता इसको, है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। डोमेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई है या घटी है, जो भी लिखो, ये आ गया। देखो क्यों, क्योंकि देखो कम हो गया चुंबकन। लेकिन चुंबकन है, चुंबकन अभी शेष है, चुंबक बन चुकी है, वो उसमें रुका हुआ है। ठीक,
अब इसके बाद बी से सी पर आने पर, विपरीत धारा देने पर क्या हो गया, सी पे आने पर चुंबकन खत्म हो गया, डोमेन नहीं है, डोमेन नहीं हो गए क्योंकि डोमेन जो भी थे वो खत्म हो चुके। इलेक्ट्रॉन दोबारा पदार्थ के अंदर अपनी मर्जी की दिशाओं में, यादृच्छिक दिशाओं में विलीन हो गए हैं, चुंबकन नहीं रहा। बी से सी तक, सी से डी तक एक धारा दी तुमने, फिर से डोमेन बन गए। सी से डी तक विपरीत दिशा में, जो पहले की दिशा थी उसके विपरीत दिशा में डोमेन बन गया। ठीक, उसके बाद डी से ई तक पुनः धारा जीरो हुई तो डोमेन शेष रहा। डोमेन रहा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई, जैसे कि यहाँ पे डोमेन तो है बी पे लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई विपरीत दिशा में। यहाँ पे आने पे धारा फिर से बनाई, फिर से डोमेन बना, ए पे फिर डोमेन तैयार हो गया। तो चुंबकन वक्र में डोमेन बनता है, डोमेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती है, वह डोमेन नष्ट होता है। यानी इस पूरे चक्कर में देखा जाए तो डोमेन इन दो बिंदुओं पर नहीं है। ऐसे दो बिंदु हैं जिसमें डोमेन नहीं है, यानी पूरे चक्कर में 2 बार चुंबकन होता है, 2 बार डोमेन जो है वो नहीं होते हैं। अब इस वक्र में जो इसका क्षेत्रफल होता है, बार बार पदार्थ इसी क्षेत्रफल पे चलता है, तो इस चुंबकन वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, वह ऊर्जा में हानि के बराबर होता है। यानी चुंबकन में जो ऊर्जा का नुकसान होता है उसके बराबर होता है, या ऊष्मा के बराबर होता है, क्योंकि पदार्थ गर्म हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा लिख सकते हैं ऐसे, क्या, वक्र का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, ध्यान रखना, बहुत काम आएगी ये। ठीक, चुंबकीय शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न हुई ऊष्मा के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी का क्षेत्रफल बड़ा है तो ऊष्मा ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा पैदा होगी उसमें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें, ज़्यादा क्षेत्रफल होगा इसका मतलब चुंबकन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी खराब होगी, फिर उस चुंबकन को ख़त्म भी करना पड़ेगा और ज़्यादा एनर्जी खराब होगी। तो कुल मिला के अगर ये क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो कुल मिला के इसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो जाती है, और ऊर्जा अगर ज़्यादा खर्च हो जाती है तो वह ऊष्मा में, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये कहानी थी चुंबकन वक्र के बारे में, समझाना था थोड़ा थोड़ा सा, बाकी इसको समझाया था हमने। इसके बारे में हम जानते थे पहले से भी, हमने पढ़ रखा है ये। चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं बी पार्ट में क्या कहता है। ठीक, बी पार्ट में क्या कहता है। नरम लोहे के टुकड़े के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कार्बन स्टील के टुकड़े के लूप के क्षेत्रफल से कम होता है। यदि पदार्थ को बार बार चुंबकन चक्र से गुजारा जाए तो कौन सा टुकड़ा अधिक ऊष्मा ऊर्जा का क्षय करेगा। तो बात सरल होगी, मैंने अभी अभी बताया आपसे। नरम लोहे के टुकड़े का क्षेत्रफल कार्बन स्टील के टुकड़े से कम होता है, शैथिल्य जो है। यानी ये बना लें हम, देखो भाई सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल सरल सी बात है। ये हो गया नरम लोहा, ठीक। दूसरा इससे बड़ा क्षेत्रफल बना दूं थोड़ा सा, ये हो गया कार्बन स्टील। कार्बन स्टील लिखो या स्टील लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, स्टील तो होती है, कार्बन स्टील। तो बताओ किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। कार्बन स्टील का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसमें ऊष्मा की हानि ज़्यादा होगी। इसमें ऊष्मा मतलब ऊर्जा की हानि ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसको चुंबक के अंदर ले जाने में, वापस लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें चुंबकन ज़्यादा आ रहा है, धारा ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वो कार्य किस में बदल जाएगा, ऊष्मा में आ जाएगा। तो कार्बन स्टील में ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि चुंबकन वक्र का क्षेत्रफल कार्बन स्टील का ज़्यादा है, और यह कार्बन स्टील के यानी ये क्षेत्रफल के, चुंबकन वक्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है ऊष्मा। ठीक, वो हमने समझ भी लिया क्यों होती है, तो इसका ज़्यादा होगा। ठीक, अब लेते हैं इसका सी पार्ट। लोह चुंबक जैसा शैथिल्य लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली स्मृति ग्रहण की युक्ति है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये चुंबकीय पदार्थ में जो शैथिल्य लूप है या शैथिल्य लूप को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ हैं, उसमें स्मृति का गुण होता है, क्योंकि लूप के साथ साथ स्मृति वो ग्रहण कर लेता है। स्मृति ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में, इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में घूमते हैं, डोमेन बनते हैं। तो ये कहाँ काम आ जाता है? जैसे आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है ना, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो चुंबकीय हार्ड डिस्क जिसे बोलते, एक होती है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें चिप है। हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, या पहले जो CD हुआ करती थी, DVD हुआ करती थी, है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो शैथिल्य में वह गुण है कि वह चुंबकीय गुण के आधार पर स्मृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है। डी में लिखा है, कैसेट के चुंबक के फीतों पर चढ़ाने के लिए या आधुनिक कंप्यूटर में स्मृति ग्रहण के लिए कौन से लोह चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? ये ज़बरदस्त बात है। देखो, ये है डी, ये डी है। यहाँ पर आपको उस चुंबकीय पदार्थ का नाम लिखना पड़ेगा जिसकी स्मृति लंबी हो, जिसकी स्मृति रहे। ये चुंबक के आधार पर, चुंबकीय शैथिल्य या चुंबकीय गुण के आधार पर दो चीज़ों को याद रखे, यानी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की याददाश्त। तो यहाँ पे देख रहा है कि कंप्यूटर की याददाश्त है या चुंबकीय फीते हैं या कैसेट है, जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पदार्थ है एक बेरियम लोह ऑक्साइड या फेराइट, इसका नाम याद रखना है, बेरियम लोह ऑक्साइड। बेरियम लोह ऑक्साइड या फेराइट, ये एक लोहे का अयस्क है। क्या है ये? एक लोहे का अयस्क है। बना सकते हैं आर्टिफिशियल, या मिल जाए आपको प्रकृति से। जो प्रकृति से मिला हुआ है वो ज़्यादा दमदार है, बना लिया तो नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक, मतलब टेम्परेरी बनाए हुए मटेरियल की CD, DVD या जो भी खरीदेंगे आप, तो उसकी उम्र कम है। और अगर ओरिजिनल है आपके पास, ज़मीन से निकला हुआ अयस्क है, अगर वैसा है तो ज़्यादा चलेगा। ठीक, तो ये वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर में मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक, चुंबक के क्षेत्र के आधार पर हार्ड डिस्क में, DVD में, अब आजकल आप मान लीजिए हार्ड डिस्क में, क्योंकि इसके अलावा जो मेमोरी को स्टोर करती है वो होती है डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक में है वो चीज़ें। सेमीकंडक्टर डिवाइस उसे कहते हैं, अर्धचालक जो डिवाइस होती हैं, युक्ति होती हैं, वो करती हैं। इसके अलावा उनमें होती है मेमोरी। आपकी जो चिप होती है, मोबाइल की चिप देखी होगी आपने, उसमें नहीं है ये, उसका आधार है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ये किस में है? ये है हार्ड डिस्क में, चुंबकीय हार्ड डिस्क, जिसमें वो घूमता है तवा, है ना, जैसे आपने CD, DVD देखी होंगी। इट्स ओके, तो ये वो पदार्थ है। अब इसके बाद आ गया, किसी स्थान पर चुंबक के क्षेत्र से प्ररक्षित करना, किसी स्थान को चुंबक के क्षेत्र से प्ररक्षित करना है, कोई विधि सुझाइए। तो लोहे का पिंजरा चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षण कर लेता है, लगभग कर लेगा, 100% नहीं करेगा। तो बात होगी लोहे का पिंजरा क्यों कर लेता है। मान लीजिए बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और लोहे का पिंजरे के अंदर किसी वस्तु को रख दिया, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र लोहे में समाहित हो जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र लोहे में आ जाता है, लोहा एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, वस्तु परिरक्षित हो जाती है। ठीक, तो लोहे का पिंजरा या लोहे के छल्लों से बना पिंजरा चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित कर लेता है, क्योंकि लोहे में चुंबकन का गुण होता है। लोहा चुंबक बन जाता है तो बाहर से रक्षा कर लेगा, अंदर तक चुंबकीय क्षेत्र को जाने नहीं देगा। पूरी तरह नहीं हो सकता, लगभग हो सकता है। जबकि चालकों में ये परिरक्षण पूरी तरह हो सकता है। किसी चालक के अंदर खाली जगह में यदि किसी आवेश को रख दिया जाए तो वह पूरी तरह परिरक्षित हो जाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में पूरी तरह परिरक्षण नहीं होता है। तो ये थे सवाल नंबर 17, और अब इसके बाद करते हैं हल। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, एक लंबे सीधे केबल में 2.5 अंश की धारा दक्षिण पश्चिम यानी पश्चिम से दक्षिण की तरफ 10 अंश के कोण पर। तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण ये बना लेते हैं पहले ऐसे। ये बन गया देखो पूरब, और बच्चों ये बन गया पश्चिम, और ये ऊपर बना देता हूँ उत्तर, और ये बना देता हूँ दक्षिण। जो धारा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी पश्चिम से दक्षिण की ओर, पश्चिम से दक्षिण की ओर। जो दक्षिण पश्चिम लिखा है तो पश्चिम से दक्षिण की ओर 10 अंश के कोण पर धारा बह रही है। धारा, ये धारा जाती है कहाँ, धारा, ये धारा कहाँ जाएगी, ये धारा बह रही है देखो, और ये धारा बह रही है उत्तर पूरब से उत्तर 10 अंश के कोण पर। ओढ़े ये 10 अंश के कोण पर, यानी धारा की जो दिशा है वो इस तार में है ऐसे। तो इस तार में जो धारा है उसको जरा रंगीन करके दिखा दिया जाए कि भाई धारा यहाँ पर है, ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। ये धारा बना रहा हूँ, देखो मैं ये धारा बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रेखा लगभग सीधी खींचेगी। ये रही धारा, कि धारा है, अनंत लंबाई का ये तार है, इसमें धारा है। ये रही धारा आई, ये रही धारा। पक्का? धारा का मान कितना है, जरा लिख लो, धारा का मान कितना है। ये सवाल का नंबर भी लिख दो, यहाँ पे 518 है। लो, धारा का मान है 2.5 एम्पियर। डन। और ये जो कोण है ये है 10 अंश का कोण, ये 10 अंश का कोण है। ओके, डन। इस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर से 10 अंश पश्चिम में है। यानी जो चुंबकीय यामोत्तर है वो भौगोलिक यामोत्तर से 10 अंश पश्चिम में। तो जानते हैं हम लोग बात की, जो उत्तर दक्षिण हम लेते हैं ये सामान्यतः ये भौगोलिक होते हैं, ये भौगोलिक यामोत्तर होता है। ये लो, भौगोलिक यामोत्तर है। ठीक, इससे 10 अंश पश्चिम की तरफ चुंबकीय यामोत्तर है। यानी ये चुंबकीय यामोत्तर का तल है। ध्यान रहे ये रेखा नहीं है बच्चों, ये तल है, पूरा पूरा तल है। यामोत्तर एक तल होता है जो पृथ्वी के केंद्र से एक वृत्ताकार तल के रूप में देख ले जाता है, जिसे कहते हैं कि केंद्र से होकर गोले का अनुप्रस्थ काट। मान लीजिए किसी नींबू को बिल्कुल बीच में से काट दें तो एक वृत्त दिखाई देगा। ठीक, वही उसे मान लेते हैं यामोत्तर। पृथ्वी के केंद्र से होकर चुंबक पड़ी है, व्यास के अनुदिश चुंबक पड़ी है, ऐसा मान लें, और उसी में थोड़ा किसी न किसी कोण पर भौगोलिक यामोत्तर माना गया। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, ठीक, वो किस प्रकार है? पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो कुछ ऐसी है प्यारे विद्यार्थियों, ये पृथ्वी के अंदर की चुंबक है, और इसमें यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, ऐसे। ये पृथ्वी का चुंबक है जो मैंने दिखाया।
और ये जो नॉर्थ है ये पानी में है, समंदर में है, नीचे समंदर में पानी में जो है ये नॉर्थ है, और ऊपर यहाँ पहाड़ है। ठीक, तो देखा जाए तो ये उत्तरी ध्रुव जो है ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, या उत्तर कहते हैं, ये ध्रुव कहते हैं चुंबक का। इसको ध्रुव नहीं कहते, इसको तो ऐसे ही भौगोलिक उत्तर दिशा बता देते हैं, ध्रुव तो इसी को बोलते हैं। ये चुंबकीय उत्तर है, ध्रुव है। ये क्या है? ये चुंबकीय उत्तर है और ये भौगोलिक उत्तर है। और जिस तल में ये चुंबक पड़ी है व्यास के अनुरूप इस पृथ्वी के केंद्र से होते हुए, इस तल को क्या कह रहे हो बच्चों? चुंबकीय यामोत्तर कह रहे हो इसको ये चुंबकीय यामोत्तर है। लो, और कितना कोण बना रखा है दोनों ने, इन दोनों ने 10 अंश का कोण बनाया हुआ है। किसी स्थान पर ये हो रहा है, किसी स्थान पर यह घटना घट रही है। ठीक, अब देखो ये जो दोनों तल हैं, ये जो दोनों तल हैं, ठीक, इन तलों को कहीं पर भी बना सकते हो, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर मैं बना सकता हूँ। मतलब एक मैं इस चुंबकीय यामोत्तर के समांतर एक तल यहाँ ले आऊँ और इसके समांतर एक तल यहाँ ले आऊँ, तो तल तो वही रहेगा, तलों के बीच में कोण तो वही रहेगा। अब मान लीजिए एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, इन दीवारों के बीच में 90 अंश का कोण है। अगर मैं इस दीवार को इधर खिसका लूँ तुम्हारी तरफ, ना सर जी कमरा छोटा हो जाएगा, कैसे दिखेगा कमरा, छोड़ो उस बात को। अगर मैं इस दीवार को यहाँ खिसका लूँ और इस दीवार को इधर को खिसका लूँ, तो क्या कोण बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो तलों के बीच का कोण नहीं बदलता अगर तलों के लंबवत दिशा में शिफ्ट कर दें, खिसका दें, विस्थापित कर दें। तो मान लीजिए इस तल को इसी के लंबवत दिशा में चला दूँ इधर, तो तल तो ऐसा ही रहेगा, कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तल को भी इसे सरका दो, सर तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बड़ा बढ़िया सवाल है और परेशान है इसमें बच्चे। कहीं फ़ोन आते रहते हैं, कई सालों से आते हैं मेरे पास फ़ोन, सर वो सवाल में पता नहीं क्या करना है। देखो अब इस तल को मैं ऐसे सरकाया मैंने कि मैं इस पृथ्वी के पृष्ठ तक ले गया इसको, और मैंने इसको भी पृथ्वी के पृष्ठ तक सरकाया और पृथ्वी को बना दिया, मैंने पृथ्वी का चित्र बना दिया। देखो मैं पृथ्वी का चित्र बनाने जा रहा हूँ, सावधान बच्चों। अब मैंने क्या किया, ये पृथ्वी का चित्र बना दिया। देखो ये रहा, ये बन गई तुम्हारी प्यारी प्यारी धरती हमारी, है ना, ये बन गई धरती। अभी धरती पे यार मैंने ना ये कर दिया। देखो ये देखो इधर मुझे बड़ा करना है थोड़ा सा ना, तो इसको बड़ा कर देता हूँ। ये गोला जो है धरती वाला गोला, ऐसे लगभग ये आ गया। देखो ये देखो पूरा सही करके बनाएंगे, बच्चों की समझ में आएगा। ये बन गई धरती। ऐसे अब अगर देखा जाए इस तल के समानांतर एक तल यहाँ बना दूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये तल इस तल के समानांतर, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ और ये साउथ। इसी चुंबक के, पृथ्वी की चुंबक के हैं ये ध्रुव, तो उल्टे होते हैं पृथ्वी का। देखो यहाँ पे क्या है, दक्षिण ध्रुव है और उसके ऊपर कौन है, उत्तर, तो उल्टे होते हैं। वो तो चुंबकीय सुई बताती है जैसे, वो उसके हिसाब से होता है। चुंबकीय सुई इधर को जिधर को इशारा करती है, चुंबकीय सुई का नॉर्थ, तो उसके ऊपर उत्तर मान लेते हैं, और चुंबकीय सुई उल्टा तो मान लेते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो इस प्रकार से है। अब हमें बात उसी के आधार पर करनी है, चुंबकीय सुई के आधार पर बात नहीं करनी है। हमें हकीकत में जीना है, वास्तविकता है, घटना क्या घट रही है। अब ये अगर देखा जाए तो ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया, उठ के आ गया यहाँ, एक समांतर तल यहाँ ले आया मैं। मतलब इस बड़ी सी दीवार को, बड़े तल को, व्यास के अनुदिश जाने वाले वृत्त के तल को मैं यहाँ ले आया। ठीक, और इस वाले को भी मैं यहाँ ले आया, ये आ गया। देखो तो अब बिल्कुल समझ में आ गई बात है, ये राधा संस का कोण। ठीक, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये धारा जा रही, देखो आगे की तरफ धारा ये रही। अब इस पे धारा को मैं धारा यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा रंग है भैया, ये रहा धारा, और इसकी दिशा ये है, ऐसे। ठीक, तो ये कहना चाहता है कि इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह चुंबकीय क्षेत्र
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत कहाँ होगा। यानी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके बराबर होना चाहिए और विपरीत होना चाहिए, ताकि मुझे संतुलन बिंदु मिल सके। संतुलन बिंदु का मतलब बैलेंस पॉइंट, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो। अब बहुत सिंपली सोचेंगे, अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वह चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलेगा और तो वो देखो यहाँ पे बिल्कुल ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, देखो BE, और यह चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलेगा AS, नॉर्थ से निकलेगा, और यह चुंबकीय क्षेत्र बच्चों साउथ में जाएगा ऐसे। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का कोण जो है वो जीरो है, नति कोण बोलते हैं उसको, वो शून्य है। शून्य है इसका मतलब, नति कोण शून्य होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, यानी सारा का सारा क्षैतिज में है। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। और इस B का मान बड़े प्यार से बताया है तुमको, ये बताया है 0.33 गॉस, इसको बदल के कर देंगे टेस्ला, क्योंकि तुम्हें पता है भाई गॉस तो काम करता नहीं है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक, तो कुल मिला के पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जा रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल करना है, निरस्त करना है, और इस धारा से करना है। अब इस धारा का चुंबकीय क्षेत्र अगर देखूं मैं, तो ये धारा यूँ जा रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूमेगा। तो इस धारा का चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ध्यान से चलेंगे, यहाँ से यूँ घूमेगा, देखो ऐसे। अगर इधर से देखूं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूमेगा ऐसे, धारा वाला है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये B, ये किसका है, ये धारा वाला है। यानी इसको क्या कहते हैं, ये B जो है ये किसका है, ये धारा वाला है। ठीक, तो अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को देखूं तो ये धारा के ऊपर ऐसा हो रहा है, धारा के ऊपर ऐसा हो रहा है। मान लीजिए धारा चुंबकीय क्षेत्र यूँ जा रहा है, ठीक, धारा का चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूम रहा है। मान चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ से ऐसे आ रहा है, तुम्हारी तरफ से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड में घुस रहा है, और इसके नीचे धारा है ऐसे। ठीक, तो धारा के चारों तरफ अगर लूप घुमाऊं चुंबकीय क्षेत्र का, तुम्हें पता है दाएं हाथ के हथेली से धारा होती है, तो बिल्कुल ऊपर जाके ये दोनों विपरीत हो सकते हैं, नीचे नहीं हो सकते। ठीक, अब देखो अगर यहाँ इस धारा से कुछ ऊपर मैं कर दूं कि ये विपरीत हैं, क्योंकि धारा का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है यूँ, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यूँ निकला और यूँ आया, तो देखो ये आया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पक्का, और धारा की वजह से घूम रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र। देखो ऊपर, देखो ये धारा वाला चुंबकीय क्षेत्र देखो ऊपर, ऊपर से ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकल के इधर को जा रहा है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो तार के ऊपर किसी ना किसी दूरी पर ये चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो सकते हैं। तो कहाँ पर होंगे, कितनी दूरी पर होंगे, तो हम यहाँ एक साधारण सा सूत्र लगा देते हैं संतुलन बिंदु के लिए, B धारा बराबर B पृथ्वी, ऐसे। B धारा का होता है μ0 I/2πr, B पृथ्वी का दिया है 0.33×10⁻⁴। तो इससे मुझे ये R मिलेगा, और ये बात पक्की हो गई कि R तार के ऊपर है, R तार के ऊपर है। ठीक, अब चलिए R का मान निकाल देते हैं। R का मान हो गया μ0 I/2π 0.33×10⁻⁴ ऐसे। ठीक, अब इसे हल कर लेंगे, जो भी मान आएगा उसको लिख देंगे। μ0/2π
2 पाई होता है 2 गुना 10 की घात -7। धारा बह रही है 2.5 एम्पियर और ये हो गया 0.33 10 की घात -4। ये जो दूरी है ये मीटर में आएगी, मीटर है ना। और तार के ऊपर अब ये लगभग कितना आता है, ये जो है लगभग ये वैल्यू आती है मेरे हिसाब से जो है, अगर लगभग निकालूँ इसे मैं तो 25, देखो लगभग 25 दूनी 50, 50 को कर दें 3 से, 15 तिया 45, 15 का ये नंबर है। अब 15 का नंबर ये कितना है, ये तो 5 ही हो गया, 5 हो गया तो 150 हो गया, 150 हो गया, 10 की पावर से 1.5 हो गया, 0.15, 15 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ रही है। अगर तुम निकालो इसको सीधे से अनुमान लगा लो वाले, फिट बिठा दो अपना दिमाग, तो 15 सेंटीमीटर की वैल्यू आ रही है। देखें इसको मिला के 5 18 केबल के समांतर तार के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। दशमलव में गड़बड़ हो गई, देखो दशमलव में गड़बड़ होगी, 15 सेंटीमीटर नहीं आया तो कितना आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, केबल के समांतर 1.5 सेंटीमीटर पर ठीक, एक ऐसी रेखा होगी जिस पर ये सभी बिंदु प्राप्त होते चले जाएंगे। कैसे, मान लो यहाँ धारा है, इसके ऊपर यहाँ, इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ भी, इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ भी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का निकल के आ रहा है उत्तरी ध्रुव से। तो ऐसी रेखा पर, यानी कुल मिलाकर तार के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये जहाँ चाहे ले लो आप, तार में यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ चाहे ले लो। ठीक, तो चित्र जो बनाया गया है बेसिकली, ये जो चित्र मैंने बनाया समझाया, ये अनुमानित चित्र है। क्या कहेंगे इसको, ये अनुमानित चित्र है, अनुमानित चित्र, अनुमानित चित्र है। और यह घटना कहाँ होगी, यहाँ है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर है चीन और रूस जैसे देश यहाँ पर हैं, इंग्लैंड यहाँ पर है। तो ये धारा, मतलब ये स्थिति जो है इस रेखा के, जिसे हम कह देते हैं विषुवत रेखा, अक्षीय रेखा, जो भी इनके नाम हैं वो भूगोल में होते हैं बेसिकली। यहाँ से ऊपर जो है रूस में कहीं, चीन में कहीं, इंग्लैंड में कहीं, जितने भी देश इस रेखा पर आएंगे ऐसे, यहाँ सब जगह ये घटना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र जो है हमारा अनुमानित है, समझाने के लिए है। अगर इस चित्र को पूरा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ग्लोब खरीदना पड़ेगा। पृथ्वी का एक ग्लोब आता है बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ होता है, इसे पृथ्वी गोला जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक की मेज पे रखा होता है अक्सर देखता उसे कोई नहीं है, वो प्रधानाध्यापक कभी आते नहीं उसको समझाने के लिए इसमें क्या है, लेकिन वो रखा होता है, घूमता रहता है गोला। तो वो ग्लोब जो है, अगर वो ग्लोब का जो वुडन लकड़ी वाला जो एक डिज़ाइन है, अगर वो ले आए तो उससे दिख भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये लगभग चित्र है, और इससे मुझे उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आ भी गया होगा संतुलन बिंदु, यानी तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशाओं में होंगे, एक पृथ्वी का, एक तार का, वह 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो संतुलन बिंदु मिल जाएगा। डन। ठीक, अब बात यह आई कि ये 10 अंश है तो ये भी 10 अंश है, तो ये रेखा लंब रेखा होगी। देखो बिल्कुल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रेखा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रेखा पे नति कोण 0 होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि नति कोण जो बनेगा यहाँ पे 90 होता है, नति कोण यहाँ पे 0 होता है। क्योंकि क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से आने वाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल चुंबक के समांतर हो जाता है, तो कोण कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे नति कोण है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकला। अच्छा, यहाँ पे कितना नति कोण दिख रहा है तुम्हें, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यूँ निकली है ऐसे, ऐसे देखो ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी वाला, ये है BE,
ये पृथ्वी का क्षैतिज है। तो देखो बताओ ये नतिकोण है कि नहीं, ये रहा देखो नतिकोण, ये नतिकोण है देखो यहाँ पर। ऐसे ही हर जगह होगा, लेकिन यहाँ चुंबक क्षेत्र के लंबवत अगर पहुँच जाए यहाँ, ये कोण शून्य होगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगली क्लास में, करते हैं अगला सवाल।